सोचिए, साल है 1912, तारीख 10 अप्रैल। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क का सफर, और इस जहाज पर सिर्फ लोग नहीं बल्कि सपने भी सवार थे। कुछ बेहद अमीर लोगों के, तो कुछ उन लोगों के जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया, एक इंजीनियरिंग का अजूबा, वो अपनी पहली ही यात्रा में कैसे डूब गया, वो भी अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि टाइटैनिक, भाई, वो सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक सपना था। अपनी शान शौकत और अपनी कभी ना हारने वाली सोच का एक जीता जागता सबूत। और इस सपने की कीमत उस जमाने में $7.5 मिलियन। अगर आज के हिसाब से देखें तो करीब करीब $400 मिलियन। आप सोच सकते हैं, ये कोई जहाज नहीं बन रहा था, ये तो जैसे एक तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा था। और देखिए, ये पैसा ना हर कोने में नजर आता था। सच में ये एक तैरता हुआ महल था। किसी भी 5 स्टार होटल को मात दे दे। क्या नहीं था इसमें? गर्म पानी वाला स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वॉश कोर्ट, एक नहीं 4 रेस्टोरेंट, और तो और एक तुर्किश बाथ भी कमाल ही था। पर असल में इसकी सबसे बड़ी पहचान थी इसकी सेफ्टी। जो इसे न डूबने वाला कहा जाता था ना, उसके पीछे खास डिजाइन था। जहाज के निचले हिस्से को, मतलब पतवार को, 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। और थ्योरी ये थी कि अगर मान लीजिए 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तब भी जहाज तैरता रहेगा। उस जमाने के हिसाब से ये एक कमाल का रेवोल्यूशनरी डिजाइन था। और इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन अपने इस डिजाइन पर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उनके वाइस प्रेसिडेंट ने तो पब्लिक में कह दिया, ये जहाज डूब ही नहीं सकता। मतलब गजब का आत्मविश्वास था, या शायद थोड़ा घमंड। और यही चीज आगे चलकर इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी। लेकिन इतनी शानो शौकत और इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद टाइटैनिक अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा था जो सीधा तबाही की ओर जा रहा था, अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों की ओर। सफर शुरू हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। 12 अप्रैल को बर्फ के बारे में पहली वार्निंग मिली। जहाज ने अपना कोर्स तो थोड़ा बदला, लेकिन स्पीड वो कम नहीं की। फिर आई 14 अप्रैल की तारीख, और उस दिन 1-2 नहीं 7 और वार्निंग्स मिली, पर सबको नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना था, एक नया रिकॉर्ड बनाना था। और नतीजा, जहाज करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से एक अंधेरी बिना चांद वाली रात में बस आगे बढ़ता चला गया। और फिर रात के 11:39 पर जो हुआ वो इतिहास बन गया। ऊपर निगरानी कर रहे फ्रेडरिक फ्लीट ने उसे देखा, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग ठीक सामने। उसने फौरन 3 बार घंटी बजाई, ब्रिज पर फोन किया, जहाज को मोड़ने का ऑर्डर भी दिया गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इतनी स्पीड पर इतने बड़े जहाज को मोड़ना मुमकिन ही नहीं था। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक उस बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। ये टक्कर सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये तो बस उस जानलेवा चेन रिएक्शन की शुरुआत थी। उन गलतियों की शुरुआत थी जिसने कभी ना डूबने वाले जहाज को डुबो दिया। याद है वो न डूबने वाला डिजाइन? हाँ, तो उसकी भी एक लिमिट थी। वो डिजाइन 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर काम कर सकता था, लेकिन आइसबर्ग ने साइड से टक्कर मारी और एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया। मतलब डिजाइन की जो लिमिट थी वो पार हो चुकी थी, और अब जहाज का डूबना तय था। और जैसे ही यह तय हुआ कि जहाज डूबेगा, एक और भयानक सच सामने आया। जहाज पर करीब 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह सिर्फ 1200 लोगों के लिए। इसका सीधा मतलब यह था कि करीब करीब 1500 लोग पीछे छूटने वाले थे। उन्हें उस बर्फीले पानी में अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाना था। सोचकर भी डर लगता है। टक्कर के बाद जानते हैं कितना वक्त लगा इस विशाल न डूबने वाले जहाज को हमेशा के लिए समंदर में समा जाने में? 3 घंटे से भी कम का वक्त लगा। जब ये सब खत्म हुआ तो जाहिर है जांच पड़ताल शुरू हुई, और तब ये बात साफ हो गई कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये तो गलतियों की, चूकों की एक लंबी और दर्दनाक कहानी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, उस रात टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के क्रू ने उसे देखा भी था, पर कैलिफोर्नियन का रेडियो ऑपरेटर सो रहा था। और उसके कैप्टन ने क्या किया? टाइटैनिक से जो मदद के लिए रॉकेट छोड़े जा रहे थे, उसे लगा कि किसी अमीर की पार्टी चल रही है और ये आतिशबाजी हो रही है।
उसने सब इग्नोर कर दिया। सोचिए, अगर वो मदद के लिए आ जाते तो शायद सैकड़ों जानें बच सकती थीं। एक और गलती, एक और इंसानी भूल ठीक आखिरी पलों में हुई। जब आइसबर्ग दिखा तो ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि जहाज को बाईं तरफ मोड़ो। लेकिन शायद घबराहट में जहाज चला रहे रॉबर्ट हिचिंस ने ऑर्डर गलत समझ लिया और उसने जहाज को बाईं ओर मोड़ने के बजाय दाईं ओर मोड़ दिया, मतलब सीधा आइसबर्ग की तरफ। जब तक वो अपनी गलती सुधारता तब तक खेल खत्म हो चुका था। तो आप देख रहे हैं, ये कोई एक गलती नहीं थी, ये तो गलतियों की पूरी एक चेन थी। जरूरत से ज्यादा स्पीड, लाइफ बोट्स की कमी, और तो और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी जिसे कैप्टन ने कैंसिल कर दिया। हर एक गलत फैसले ने इस तबाही को और बड़ा बना दिया। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा बनकर नहीं रह गया, इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। एक ऐसी गूंज जिसने समुद्री सफर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस एक हादसे के बाद कई बड़े बदलाव आए। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जिसका काम ही है जहाज़ों को आइसबर्ग के बारे में वार्निंग देना। और सबसे बड़ा बदलाव, सोलास नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, जिसने ये कानून बना दिया कि अब से हर जहाज पर जितने लोग होंगे उतनी ही जगह लाइफ बोट्स में भी होनी जरूरी है, हर एक इंसान के लिए। डूबने के 70 साल से भी ज्यादा समय बाद 1985 में जाकर टाइटैनिक का मलबा मिला, समुद्र में करीब 3.8 किलोमीटर नीचे। पर पता है, वो हमेशा वहां नहीं रहेगा। समंदर के बैक्टीरिया धीरे धीरे उसके लोहे को खा रहे हैं और अंदाजा है कि 2030 तक वो पूरी तरह से गल जाएगा। इतिहास का ये पन्ना भी हमेशा के लिए समंदर में खो जाएगा। तो देखिए, टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी घमंड की, टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा भरोसे की और प्रकृति की ताकत को कम समझने की। इस बात को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हमने वाकई इस हादसे से कोई सबक सीखा है?